भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी ध्यान 15 से 20 मिनट यहीं रखना। अभी सबसे पहले तो मैं गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूं। मां भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूं। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। इस मातृभूमि को नमन करते हुए आज शौर्य नमन की भी टीम को भी हम नमन करते हैं और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, सामने जितने भी एनसीसी के बच्चे बैठे हुए हैं, माताएं बहनें और जो वर्दी वाले हमारे भाई सब बैठे हुए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। साथ ही एशियन न्यूज़ का भी धन्यवाद बोलता हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद उन शूरवीरों को बोलता हूं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कारगिल विजय दिवस को आज अगले महीने 26 तारीख को 25 साल हो जाएंगे। अगर मैं या हमारे जैसे आदमी बाहर नहीं निकलेंगे तो युवाओं को तो पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा कारगिल युद्ध हुआ है। भूल जाएंगे सब हम लोग। मेरी कहानी इन शूरवीरों से थोड़ा हटके है। मेरा जन्म ही इस राष्ट्र के लिए हुआ है। मात्र 6 साल की उम्र में मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो को देखा था और अपने दादाजी को बोला था कि मैं भी सेना में भर्ती होऊंगा। और नेताजी के जो वर्डिंग थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी हर युवा के लिए प्रेरणादायक है, रोंगटे खड़े कर देते हैं। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था मैं। दूर दुख मेरे खानदान में कोई भी ना कोई फ्रीडम फाइटर था ना कोई सैनिक था। प्रथम व्यक्ति हूँ। आगे देखो बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो उनकी मर्जी है, मगर बहुत प्राउड है कि मुझे ये मौका मिला। क्योंकि साथियों, जैसे सर ने भी कहानी सुनाई है, ये जो वर्दी हम लोग पहनते हैं और जो वर्दी वाले यहाँ पर बंदे बैठे हुए हैं, हर चीज़ हम खरीद सकते हैं मगर ये वर्दी नहीं खरीद सकते हैं। इस वर्दी के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारे पीछे जो बलिदान शब्द लिखता है वो वैसे नहीं लिखता है। हम लोग बलिदान देते हैं देश के लिए, देना ही हमारा काम है। राष्ट्र को हर कदम आज भी समर्पित है, जैसे हम सेना में तब भी समर्पित थे। हमारी एक ही पहचान है, यही जो हमारे कंधों पर लगे हुए हैं, जो हमारी छाती के ऊपर है, यही हमारी पहचान है। हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती और ये चीज़ पैसे से खरीद के नहीं लगाई जा सकती है। इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लक साथ देगा तभी आप ये वर्दी हासिल कर सकते हो। बड़े बड़े धराशायी बड़े बड़े योद्धा हर चीज़ कर सकते हैं, वर्दी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत से आदमी हमको मिलते हैं, बहुत से युवा मिलते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई वर्दी में ही देशभक्ति सब कुछ है, मेरे लिए तो सब कुछ वर्दी ही है। मगर फिर भी मैं ये बोलता हूँ, जिस भी आज साइड में रहे, जैसे अभी कमिश्नर साहब के बारे में भी सर बता रहे थे कि सर इंदौर में बहुत अच्छे कार्य किए हुए हैं, तो मेरा यही मानना है, जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे राजा के महल में हुआ हो, कर्म हमारे हाथ में है। आज जितने भी महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं, कोई जातिवाद क्षेत्रवाद के लिए नहीं याद करते हैं, उनके कर्मों के लिए याद करते हैं। तो हर युवाओं के लिए यही सोचना चाहिए कि मेरा कर्म क्या है। आजकल के मैं युवाओं को इसलिए बताना चाहता हूँ, आज बहुत से युवा किसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोग देखिए, मैंने किसको फॉलो किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उस हीरो को जिसके आगे सर्वप्रथम नेताजी लगा था। और उसके अंदर कितनी देशभक्ति थी। भारत देश ने उसका साथ नहीं दिया, मगर उसके अंदर इतनी देशभक्ति थी कि विदेशों में जाकर के उन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना किया। देखिए कितनी कूट कूट के अंदर उनकी देशभक्ति थी। सर ने न्यूज़ बारे में बताया है, न्यूज़ में आजकल देख ही रहे हो आप क्या हो रहा है। मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब साथियों, ये वर्दी को बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंडियन जो आर्मी है ना, वो देश की एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। कल्पना कीजिए, जैसे हर आदमी हड़ताल कर देता है, अगर हम लोग भी सैनिक 1 मिनट के लिए भी हड़ताल कर दें तो क्या होगा उन लोगों का जो यहाँ पर शपथ लेते हैं, हर चीज़ मनाते हैं। कल्पना कीजिए 1 सेकंड के लिए। तो इस ऑक्सीजन को आप लोगों की जरूरत है। आप लोग पेड़ बनने की कोशिश करिए ताकि हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे। सोचने वाली बात है। आज हम हर चीज़ को लिए, हर आदमी, जैसे मैम थोड़ा नाराज जरूर होगी, हर आदमी रिबन काटता है और बोल देता है मैंने ये किया, मैंने वो किया। कभी किसी सैनिक ने देखा कि हमने ये किया? कोई एहसान नहीं किया, हम लोगों ने राष्ट्र के लिए किया है और राष्ट्र सर्वप्रथम मानते हैं। और मैं सबको यही बोलता हूं कि राष्ट्र सर्वप्रथम अगर मानोगे कोई दुख नहीं होगा जीवन में। आज मुझे ही देख लीजिए, मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूं? क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे ही मिलता हूं, भले ही कंडीशन कैसी भी हो, मैं हमेशा बोलता हूं चाहे हाथ पांव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। हम लोग
मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, हजारों आदमियों में बहुत प्रोग्रामों में जाता हूँ, हर आदमी को एक आस रहती है कि यार ये मिल जाएगा तो मेरे वो काम आएगा, वो मिल जाएगा तो मेरे वो काम आएगा। मगर मेरी एक उल्टी सोच चलती है, मैं बोलता हूँ कि मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, तभी मैं खुश रहता हूँ। आप भी अपनी सोच बदली करिए, क्योंकि आपका भी उतना ही योगदान है। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? क्या कमी है आपके अंदर, मेरे को बताइए। अपनी सोई हुई अंदर आत्मा को जगाइए, खास करके युवा। इस देश को आपकी जरूरत है। अपने आप को कमजोर मत समझिए। हर आदमी के अंदर बहुत कूट कूट के राजनीति भरी हुई है। बस जैसे हम लोगों को पवन पुत्र हनुमान जी को भी जगाया गया था कि भाई तेरे अंदर एक अपार शक्ति है, तुम समुद्र को लांघ सकते हो, उसी तरह हर युवा के अंदर एक हनुमान जी बैठा हुआ है और वो समुद्र को लांघ सकता है। मायूस मत होइए। एक बार फाइल हो गए, 2 बार हो गए। आपके सामने जो शख्स खड़ा हुआ ना, 33 नंबर से ज्यादा नहीं आते थे कभी भी, ना कभी 34 आए ना 32 आई। सच्चाई बता रहा हूं आपको। आज मेरे टीचर मेरे को बोलते हैं सारा क्लास के अंदर नालायक था और आज देखो बोला तो कर्म महान नहीं है तो क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। तो क्यों बोलता हूं, जो बचपन में चीज हम सोचते हैं, चाहे अच्छी सोचो चाहे बुरी सोचो, वैसे ही हमको प्रकृति देती रहती है। आप देखना कभी भी, मतलब मैं खुश क्यों रहता हूं, एक ही हाथ छोड़ लिया आंखें चली जाती तो क्या कर लेता। तो मैं सोचता हूं भगवान एक हाथ से ताड़ी बजाएंगे, और आज बजा भी रहा हूं मैं। तो जीवन के अंदर आप हौसला नहीं हारना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं बैठ जाता। सर मेरा कमर दर्द, मेरी टांग दर्द है, सारा जब जन्म होता तभी हमारा दर्द शुरू हो जाता, तभी रोने लग जाते हैं हम लोग। कभी भी जीवन में नहीं घबराना। जब भी आप जाओ, इस राष्ट्र को कुछ न कुछ दे के जाओ, तभी एक जीवन का आपका सार्थक होगा। ऐसा नहीं है कि साला ये तो मर गया तो अच्छा है, नहीं। सोच अपनी बदली करोगे तभी एक मजा है, वरना तो आपको पता है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आंसू अगर आए तो स्वयं साफ करना, दूसरे अगर साफ करेंगे तो उसका मूल्य मांगेंगे आपसे। तो आप सोच लेना कि आपने क्या करना है, मतलब। और मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद बोलता हूं, क्योंकि बहुत कम ही चांस मिलते हैं। प्रथम गोली खाने वालों को बुलाया जाता है, इक्का दुक्का, जैसे सर ने खुद ने बोला है कि भाई 15 अगस्त 26 जनवरी को पूछते, बाकी नहीं पूछते। और ये कड़वी से चाहिए। अभी कल की बात लगा लो, ट्रेन के अंदर ऊपर की सीट है, टीसी ने इतनी हिम्मत नहीं हो कि एक नीचे की सीट दे दो। बताइए आप। बोला सर सॉरी। बोले मतलब आप बताइए क्या सॉरी। वहीं पर अगर कोई नेता भी नेता होता तो ये बोलता क्या? ईमानदारी से बताओ एक आदमी तो। लेकिन फिर भी हम लोग कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, मगर पीड़ा होती है कि क्यों ऐसा हो रहा है देश के अंदर, कब हमारा नंबर आएगा। मतलब मरने के बाद तो हजारों आदमी अभी चलो जी महात्मा गांधी की तरह फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, क्या फायदा? हम देखने आएंगे क्या? अगर हम बुरे हैं तो सामने से बोलिए कि सर आप बुरे हो, अच्छे हैं तो सामने प्रशंसा करो ना भाई, बाद में थोड़ी देखने आएंगे हम लोग। तो भाई ताड़ियों की ज़्यादा जरूरत नहीं, मैं मेरी कहानी 2-4 मिनट में ख़त्म करूँगा, बाकी भी बंदे हैं। और थोड़ा टाइम लग जाए तो सर मैसेज नहीं भेजना, क्योंकि मेरी कोई बनावटी कहानी नहीं है भाई। हम सैनिकों के लिए ऐसा नहीं कि भाई हमको रोमांटिक कहानी सुनाएंगे। जो कुछ है हकीकत है। सर ने भी बिल्कुल बखूबी बयान किया था। आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल के युवाओं को ना चटपटा मसाले वाला चाहिए, तब जाके मजा आता है। मेरा जीवन चटपटा ही है। क्यों बोलता हूँ? जैसे बोलते 20 बच्चे याद नहीं आते, बिल्कुल याद आते भाई। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं याद आते। जब मुझे चोट लगी थी 2 ही आदमी मुझे याद आए थे। एक हनुमान जी कि आज के दिन तो मृत्यु नहीं आ सकती, एक मेरी वाइफ सुशीला देवी कि मैंने बोला था सुशीला देवी तो इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती। क्योंकि ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। जब मेरे चोट लगी, मेरे पूरा यहाँ से वहाँ तक पेट फटा हुआ है, यहाँ पूरा स्प्लेंडर लगा हुआ था, ब्लड चल रहा, धड़कन सब कुछ ब्लडिंग के साथ। 2 बार उठने की कोशिश किया, नहीं उठा गया। 3 आदमी थे हम लोग, सबसे ज़्यादा मुझे चोट लगी। एक को बाहर गिरा था, उसको उठा के लेके गए, और मेरे आजू बाजू में आग लग गई थी। इससे बड़ी बड़ी मुच्छें थी, पूरा मुच्छे माथे जल रही है। और एक 6.5 फीट हाइट थी मेरी, आज 3 फुट का हूँ मैं। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मैं पायलट चलता था, क्रॉस कंट्री करता था 52 किलोमीटर, और अपने आप के अंदर एक गर्व रहता था कि साला कर लो दुनिया मुट्ठी में, हम ही सब कुछ है। जवान में जोश रहता ना। तो मगर ये कंडीशन हो गई। होने के बाद में जब चोट लगी, 2 बार कोशिश किया उठने की, नहीं उठा गया। तो उस टाइम 2 ही आदमियों को याद आया, जो मैंने बताया, हनुमान जी को और मेरी वाइफ का। मेरे साथी मुझे उठाने के लिए आए, मेरी आंतरी उतरी भार थी। उठाया और जोर जोर से रोने लगे। मैंने बोला यार रो मत। उन्होंने बोला सर आप चुप रहो। तो मेरे अंदर मतलब मैं बोला यार मत रो, मुझे नहीं पता ये कंडीशन है क्या। उसने बोला सर आप रो मत। वो जोर जोर से रो रहे हैं। गाड़ी गोड़ी में लेके हॉस्पिटल में लेके चले गए। हॉस्पिटल जैसे पहुंचा, डॉक्टर ने देखा, और तब तक मेरे सीओ साहब को पता चला। वो सीधा गाड़ी लेकर के, जैसे साहब कमांडिंग ऑफिसर है, सीधा जूते भी नहीं पहने, फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचे। बोला क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला सर ही द डेथ। तो सीओ साहब के आंखों में आंसू आ गए कि सर प्लीज आप चेक तो करिए, कुछ तो करिए, मतलब ये जवान मरना नहीं चाहिए, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर को ऑपरेशन किया गया,
सीओ साहब ने प्रेस किया, दोबारा डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, बोले सर 5% चांसेस हैं अगर इसके टांगे टोंगे काट दी जाए तो सीओ ने बोला नो प्रॉब्लम, मैं साइन करता हूँ, भगवान को छोड़ दीजिए, आप 95% भगवान देखेगा इसको, ये आध्यात्मिक आदमी है, पूजा पाठ करने वाला है। तो मेरे लिए वहाँ मंदिर खोल दिया गया, पूजा पाठ शुरू होगी और यहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला था, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी और डॉक्टर ने 72 आवर्स का टाइम दिया था कि 72 घंटे बाद इसको बताएंगे जब होश आएगा तो नहीं। तो जाकर आंखें साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे साथी मुझे बताते हैं कि जब आपकी आंखें खुली तो हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सीओ को फ़ोन किया और सीओ साहब ने बोला अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोलता कि मैं डॉक्टर हूँ सर, आप डॉक्टर हो। सीओ साहब बोला सर जो भी हो देख लेना, आप उसके अगर पिकअप कर लिया ना तो वो जरूर जिएगा बोले। तो वो सीओ साहब की वर्डिंग बोली और हम आपके सामने खड़ा हूँ। मतलब तो कभी भी मायूस नहीं होना है। उसके बाद में एंट्री होती है जिसके लिए हमने दुआ की थी, मेरी वाइफ की। मात्र 22 साल की उम्र है। आजकल के युवाओं के लिए इसलिए बोलते हैं लड़कियां ही बैठी हुई है, तो 22 साल की उम्र है, 1.5 साल का मेरे बच्चा है, 3 साल से दूसरे बच्चे के लिए फैमिली वे में है। तो घर से ये जब तक आ रहे हैं तब तक मुझे होश आ गया और होश आने के बाद में मैंने सोचा यार ये 22 साल की लड़की मेरी इतनी हाइट थी, ये क्या सोच के मेरे साथ रहेगी, मतलब इसने क्या सोच के मेरे साथ शादी किया होगा। मगर मैंने जब इनकी एंट्री हुई तो मैं मेरे साथियों को बोलता था कि भाई मेरे आगे तकिए लगा दो, तो परिवार को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी टांगे में नहीं है क्या। तो इनको बहुत दिनों तक ये नहीं पता था कि मेरी टांगे नहीं है, खाली एक हाथ दिखता था और बस ये आकर के 1 टन में बिठा के लिए, उस टाइम 1 टन गाड़ी होती थी फौज में, बिठा करके दूर बिठा देते थे और ये देख करके अपने घर में चले जाते थे। तो काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, मतलब। और फिर बाद में जाके इनको पता चला कि मेरी टांगे में नहीं है। फिर सीओ साहब ने, मैम साहब ने बोला कि इनको समझाया, मेरे को समझाया कि घबराना नहीं है, मतलब। मगर ऐसा नहीं था। जैसे अभी देखा ना आपने कितने साथियों खो दिया, तो मैं सोचता था इतनी युद्ध भूमि के अंदर भी इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के मेरे साथी क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, बड़ा उथल पुथल चलती थी। एक बार मन में विचार आया कि इससे अच्छा तो मर जाना ठीक था, क्योंकि ये जीवन थोड़ी होता है। हैंडीकैप बचपन से हो जाता ना इंसान तो बड़ा गुजारा कर लेता है, मगर रसमलाई खाने के बाद अगर बंदा हैंडीकैप हो जाए तो जीवन जीना बड़ा बेकार हो जाता है। बड़े आंखों में आंसू आते थे। और हॉस्पिटल के अंदर ही नज़ारा क्या हुआ, मेरी वाइफ को दूसरा बच्चा हो गया, मैं भी एडमिट, वाइफ भी एडमिट, सब बच्चे, पूरा परिवार हॉस्पिटल के अंदर। तो फिर आप सोचिए कि 2 बच्चा, एक लड़का दूसरा लड़का हो गया। तो आजकल हमारे हिंदुस्तान में कितना भी हम लोग बेटी प्रधान बोलते रहे, मगर फिर भी दिन में रहता है अरे यार तेरे को 2 बेटे हो गए, दोनों कंधे में उठाएंगे तेरे, ये था वो था। मगर मैं खुश नहीं था अपने जीवन से। मैंने बोला यार धिक्कार है यार, बच्चे उठाएंगे साला, मतलब क्यों, एक फौजी आदमी है। तो मैं कोई पूछता तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते। तो मैं एक दिन लेटा हुआ था, मन में सोचा यार तेरा जन्म क्यों हुआ था, तूने भर्ती क्यों हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण की जो गीता में लिखी हुई थी कि जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हुआ, वो सेंटेंस याद किए और मन में संकल्प लिया कि दीपचंद उठना है। धिक्कार है तेरे फौजी जीवन के ऊपर, जो बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, देश की रक्षा का खाक करेगा, मतलब। तो वो दिन से मैंने संकल्प किया कुछ भी हो जाए उठना है। और 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगे मिली। मेरे अंदर 68 kg वेट था, 38 kg वेट मेरे वेट रह गया था और 42 kg की मुझे टांगे मिल चुकी थी। मगर फिर भी मैं खुश था। और जब 6 महीने बाद वो टांगे पहन कर मैंने इस मातृभूमि, जिसको हम माँ बोलते हैं, कदम रखा और माथा चूमा इसका कि हे माँ, जैसे मुझे तूने बचपन में चलना सिखाया है, एक ऐसा आशीर्वाद दे पुनः, ताकि मैं अपना जीवन दोबारा निर्वाह कर सकूं। और आशीर्वाद आपके सामने खड़ा हुआ, भगवान परशुराम की तरह कदम रुक नहीं रहे हैं अभी। तो ये संकल्प तभी आएगा, भगवान भी हमारी तभी हेल्प करेगा जब हम खुद आगे बढ़ेंगे। आज मैं कुछ कर रहा हूं तभी तो आप लोग बुला रहे हो, घर पर कोई नारियल पानी नहीं पिलाने आएगा आपको, ये याद रखना आप लोग। तो वहां से उठ करके आए हैं। और उसके बाद में 2 बच्चे हैं मेरे को, मगर मेरी वाइफ को और हमको ये संकल्प था कि ये बेटी हो जाती है तो एक बेटा की बेटी हो जाते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर अगर आप बेटी का कन्यादान नहीं करो तो कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने एक बेटी को अडॉप्ट किया जो मात्र 1.5 साल की थी और आज मेरा परिवार पूर्ण हुआ है। तो बेटी 12वीं क्लास में है अभी, तो एक बेटी और 2 बेटे हो गए हैं, ताकि हमको भी प्राउड रहेगा कि भाई हम भी किसी बेटी के बाप हैं। तो ऐसा जीवन के अंदर एक ग्राउंड में काम होना चाहिए। मैं ग्राउंड का बंदा हूँ, मेरे साथी मेरे साथ में थे, तो मैं उनको ये बोलता रहता हूँ कुछ भी काम करो ना, चाहे छोटा करो, स्वयं दिखावे के लिए मत करो। जब हमने लड़ाई लड़ी थी कारगिल की तो कोई मीडिया थी क्या उधर? आज तो जी न्यूज़ वाला ये सर आ जाते तब बोलते हैं फायर, उस टाइम तो कोई नहीं था ना। नहीं, सच्चाई बता रहे हैं आपको। आज क्या हो रहा है, मीडिया आ जाएगी तो नेता लोग ऐसे भाषण देंगे कि जैसे अभी सब कुछ कर देंगे रातों रात, और अगले दिन ही ब्रिज गिर जाते हैं सारा। नहीं, कसम से बता रहा हूं आपको। आप देखिए जो सेना ने काम किया हुआ, कोविड में भी देख लो आप,
साला सब कुछ हार गए थे, सेना आ गई थी, साला 2 मिनट के अंदर ऑक्सीजन की कमी पूरी कर दिया। नहीं किया जो बताइए आप, देश पूरा जग जाहिर है मतलब। क्योंकि हमको किस लिए काम, निस्वार्थ काम करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता कि ये जातिवाद ये वाद। हमें एक भारतवर्ष है ना, हमारे ऐसा एक फूलों का एक बगीचा है बहुत सुंदर, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। हमें ऐसे माली चाहिए जो इस बगीचे के अंदर और भी खिलाई करें, ऐसे नहीं चाहिए जो इसको तहस नहस कर जाए। कोई भी आता है आपके पास में, मत टूटो यार, हम भी तो है ना। वसुदेव कुटुंबकम, इस टोपी के ऊपर क्या लिखा है आप लोगों को पता ना, सर्वत्र इज्जत और इकबाल, सभी धर्मों का पालन करो। ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए ना वर्दी वाले, वहाँ पर कोई नहीं बोलता मैं बंगाली हूँ, केमचू हूँ, फलाना हूँ, नहीं, सब भारतवासी हैं हम लोग। और एक ही चीज़ को नमन करते हैं, राष्ट्र की आन बान और शान मेरा तिरंगा, वही लहराता रहे। मतलब सैनिक या तिरंगे के अंदर लिपट के आता, तिरंगा लहरा के आता है, मगर कभी भी ना पीठ नहीं दिखाता। ध्यान रखना कभी आप। और जीवन का भी यही संकल्प बोलना चाहता हूं मैं, युद्ध भूमि के अंदर युद्ध हार जाना, शहीद हो जाना उतना कष्टदायी नहीं है जितना युद्ध भूमि से भाग जाना। जीवन भी एक युद्ध भूमि है, हर जगह परेशानी आएगी, वो जीवन ही क्या जहां पर कष्ट ना आया, वो किसको कष्ट नहीं मेरे को बता दिए। मगर जो इस जीवन से हार गया वो कायर है। मतलब जीवन से कभी भी नहीं हारना है, जीवन अमूल्य है। और जो भगवान जिसको भी आप मानते हो ना, वो बहुत दयालु है भैया। जो तुम मांगोगे ना वो देगा, तुम्हारे को डबल देगा। मतलब ये तो उदाहरण के तौर पर मेरे को देख लीजिए आप लोग भगवान को ऐसे देखते हो ना, और मैं ऐसे देखता हूँ, पूरा हाथ रखा हुआ है। मतलब तो आप लोगों को भी ऐसे आ सकता है। सिर्फ एक छोटी ही संकल्प करिए कि नहीं यार, मैंने किसी के लिए कुछ न कुछ करके जाना है। इस राष्ट्र निर्माण में हर आदमी का योगदान होना चाहिए। जैसे हमारे आज़ादी के अंदर भी था, वैसे ही कारगिल युद्ध के अंदर भी सेना में ये नहीं चलता कि नाई है, तेली है, धोबी है, ये था पूरा, नहीं, युद्ध सबने लड़ा था। जैसे साहब ने भी बताया कि अकेला कोई फाइट नहीं कर सकता, तो भारतीय सेना ने जब युद्ध लड़ा था, तीनों सेना ने युद्ध लड़ा था। मतलब और पहला एक ऐसा युद्ध था जो इतनी हाइट के ऊपर लड़ा था। कुछ युद्ध के बारे में बता देता हूँ मैं। उससे पहले मैं जहाँ पर साहब के साथ में मुठभेड़ हुई, तो पहली बार हम लोग भी कश्मीर में गए थे, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे 15 जाट वाले साहब ने बताया। वहाँ पर मैं भी रहा हूँ, कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। और रेजिमेंट का जो हमारे इंटेलिजेंट का सेक्शन, जिसको हम खुफिया विभाग बोलते हैं, मेरा फ्याज नाम होता था। 8 महीने तक मैं कश्मीरी वेशभूषा में वहाँ पर नौकरी किया है। डल झील में, शंकराचार्य मंदिर में, बसों में, हर जगह घूमता था। मतलब और उससे हमारे को ये फायदा हुआ कि कई बार जो हमारे को एरिया बांटा गया था, हमारे एरिया में आतंकवादी चुटपुट करके भाग जाते थे, तो कईयों को तो हमने टपका दिया था, मगर बार बार जब तक हम पहुंचते तब तक भाग जाते। तो सिविल के अंदर जो पिक्चरें देखते हो ना आप, रियल हम लोगों ने वो काम किया। मैंने बोला सीओ साहब को, साहब ऐसे ऐसे, जैसे साहब ने बोला था कि पक्की टिप है, तो हमने बोला साहब पक्की टिप है। मगर जैसे ही उधर हमारी फौजी गाड़ी गई, चला 15 मिनट बाद बोला जी तो भाग गए। तो फिर इतना खर्चा लगता भाई, गाड़ी घोड़े इतना सोच से। और सीओ साहब फिर गुस्सा होते थे, ऊपर कमांडर तक रिपोर्ट जाती थी, भाई तुम्हारे एरिया में फिर चटपुट करके चले गए। तो सीओ साहब हमारे ऊपर प्रेशर देते थे। तो मैंने बोला सर बड़े तंग हो गया। अभी की बार पक्की खबर लिया, और आप लोग नाराज नहीं होना, पुलिस वाले घर पे बैठा हुआ था, और उसका जो पिताजी था वो मास्टर जी था। संयोग देखिए, वो हमारे कैंप में आना जाना लगा रहता था। तो हमने बोला साहब दरगाहों के अंदर आतंकवादी है। इस बार हमने फौजी गाड़ी नहीं लिया। साहब बोला क्या कर सकते हैं साहब, इन सिविल बसों को रोको, ड्राइवर इनका ही रखो। तो सीओ साहब ने बोला ठीक है। तो जो भी वहाँ से बस आई उनको रोका, सवारी उतार दिया, सब ने बुलेट प्रूफ लगाया और सीटों के ऊपर लेट गए, और ड्राइवर को बोले तू चल भाई उस गांव में। तो 5 बसों को रोका हमने, और चारों तरफ से उस गांव को घेर लिया हमने। तो जनता ने सोचा कि सिविल बस आ रही है, मजे से, कुछ भी नहीं किसी को बताया, और हमने उस गाँव को फटाफट, लगभग जैसे साहब बोलते हैं अंधेरा होने से पहले 2:30 बजे तक हम लोगों ने उस गाँव को कैप्चर कर लिया। मैक्सिमम हम लोग सवेरे कैप्चर करते थे कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 4 बजे सर्चिंग करके सबको मस्जिद में भेजते रहते थे। मगर इस बार दिन के अंदर ही तंबू तान दिया और सर्चिंग करना शुरू कर दिया। करते करते लास्ट एक घर रह गया, 3 आदमी सर्चिंग करने गए, इस साइड में गए थे, एक जेसीओ, एक जवान, एक ऑफिसर। लास्ट में मास्टर जी का घर रह गया। सब चेक कर लिए, सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन दिया गया, साहब कुछ भी नहीं है। सीओ साहब फिर गुस्सा हो रहे थे, यार फिर इतना मेहनत किया कुछ भी नहीं उसका। मैंने साहब टिप टॉप की बार पक्की दी, बोला आपकी बार नहीं रही तुम देख लेना। फिर मैं बोला देखी जाएगी जो भी हो, क्या कर सकते हैं। लास्ट घर में मास्टर जी जोर जोर से कश्मीरी में चला रहा, साहब कुछ नहीं। मास्टर जी को बोले शांत तो रहो भाई, देखने तो कुछ भी नहीं है। नीचे देखा, एक्चुअली कुछ भी नहीं था। तो चलने लगे, तब तक बोले साहब ऊपर तो देख लो, वहाँ लकड़ी के फ्लोर रहते हैं। जैसे ऊपर चढ़े, उधर दरवाज़ा खोला, कुछ भी नहीं है, खाली गद्दे पड़े हुए हैं। ऑफिसर जेसीओ जवान ने, तीनों ने बोला सब कुछ नहीं है। जो जवान था वो छोटा सा हाइट था, सुरेंद्र कुमार, मेरठ का रहने वाला। बोले साहब गद्दों के नीचे देख लेते हैं। अरे बोला छोड़ यार, क्या गद्दे के नीचे आएंगे, बॉर्डर साइड पर बोल दे, नहीं है। तो ये ऐसे बोल के ऑफिसर और जेसीओ चलने लगे। इससे रहा निगाह, गुड़ छोटे कदमों से जैसे भागा, और गद्दे के ऊपर हाथ रखा, और आतंकवादी के सिर के ऊपर हाथ रखा गया, और वहीं से फायरिंग शुरू। सीधी ऑफिसर को गोली लगी, और हमको डिक्लेयर हो गया कि भाई आतंकवादी है। दूसरी मंजिल से फटाफट छलांग लगाई, हेलीकॉप्टर मंगाया, ऑफिसर को
बेस हॉस्पिटल श्रीनगर भेज दिया और आमने सामने की फायरिंग शुरू कर दिया। पूरी रात ऑपरेशन चला था। पूरी रात ऑपरेशन चलने के बाद में सुबह 4:30 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ। 3 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, जिसमें हमारे एक अवतार सिंह सर भी शहीद हो गई। तो टोटल ऑपरेशन अक्सर के अंदर 8 आतंकवादियों को लगभग हम लोगों ने मौत की घाट उतारा। ये काम जारी था, तब तक कारगिल का मूव का ऑर्डर आ चुका कि भाई वहाँ पर भी आतंकवादी आने वाले। हमारा नंबर नहीं था कारगिल लड़ने का, मगर मैं बोला ना, जो भगवान देता छप्पर फाड़ के देता है। नीचे से जो सेना आने वाली थी, आगरा, मेरठ, जितने भी बड़े बड़े दिल्ली, कैंट, अम्बाड़ा से, तो डिले हो रहा था यार, 1 हफ्ता लगेगा पहुँचते पहुँचते। तब तक हम लोगों को बोला और BSF वगैरह को हमारा टास्क दिया और मूव। तो हम लोगों को वहाँ पर भी 48 आवर्स का टाइम मिला। तो हम लोगों ने वही बजरंगबली की और माता रानी का नाम लेकर के सीधा 24 घंटों के अंदर ही तलोलिंग के ऊपर अपनी 8000 की हाइट के ऊपर तोहफों को लगा दिया। तो तलोलिंग के ऊपर आप लोगों ने कालिया साहब का नाम सुना, उस टाइम तक डेड बॉडी को उठाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आर्टिलरी का स्पोर्टिंग नहीं था मतलब। तो 8000 के ऊपर हमारी बिफोर 130 रॉकेट सब लगा के रखा हुआ है। तो हमारे पास में उस टाइम 120 मोटर AM50 थी, सैनिकों को पता रहता पूरा। 90 डिग्री फायर करते हैं हम लोग। अगर 90 डिग्री भी दुश्मन पीछे बैठा हो तो भी उसको भी मौत की घाट उतार सकते हैं, और इन्फेंट्री के बिल्कुल टच में रहते हैं बिल्कुल। तो 8000 हाइट के ऊपर हम लोग लगा के रखे हुए थे, और उस टाइम तक सफलता नहीं मिल रही थी। जो भी जा रहा था टुकड़ी हमारी सब टुकड़े टुकड़े कर देते थे हमारे सैनिकों के। तो हम सबको पूरी आर्टिलरी के खेमे को पूरा चांस मिला कि तलोलिंग के ऊपर फायर करो। तो हमारी 130 बिफोर सब कर रही थी। तो 1 हफ्ता हो गया, जहाँ पर गोला चाहिए था वहाँ पर मिल नहीं रहा। तो हम भी इंतजार कर रहे थे। तो लास्ट में बोले भाई लाइट रेजिमेंट से करवा लो। भले ही हमारा तोपखाने में लाइट नाम है, मगर काम हमारा बहुत बड़ा, चीटी को भी गिराने वाला, जैसे हाथी गिरा देता है ऐसा ही काम है। तो हमारे भी भरे पिए बैठे थे। 1 हफ्ते से भाई CO साहब ने बोला देखो भाई बेइज्जती की बात नहीं हो जानी चाहिए। तो 12 की 12 तोहफे थी, पापा बैटरी इधर, क्यूबी बैटरी इधर, और लेके बजरंगबली का नाम 12 के 12 तोहफों ने जैसे ही फायर किया, 42 के ऊपर जिस तोप के ऊपर मैं था वही गोला तलोलिंग के ऊपर जहाँ पर चाहिए था वहीं पर हिट हो गया मतलब। तो ये मेरे लिए और मेरे बटालियन के लिए बहुत ग्राउंड की बात थी कि जिस चीज़ का उसी बैलिंग एलिवेशन से हम लोगों ने पूरी तलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 5100, 4875 विक्रम बत्रा पोस्ट, इनके ऊपर सबके ऊपर उसी बैरिंग एलिवेशन से ये फायर किया। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आप सोचोगे यार ये बंदा ऐसे था। मैं बेस्ट फायरर नहीं था भाई। मैं आपको बोला ना अभी बच्चों कि मैं तो फेलियर आदमी था, मगर ग्राउंड के अंदर मेरे को लक मिलते गए। मेरे से बड़े बड़े बेस्ट फायरर थे वहाँ पर, मगर सच्ची भावना से कार्य करोगे ना तो सब कुछ आपको आगे आगे मिलता रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जो चार्ली 1 और चार्ली 2 के ऊपर हम जो तोप चलाने वाले जो तोपची थे ना, उन लोगों को पहले बोला गया था, हमारे जो जूनियर थे, जो हमारे सीनियरों ने बोला था कि भी तुम लोग अपने अपने बंदे छांट लो। तो सबने अपने बंदे छांट दिए, मेरे को उसको छोड़ दिया कि सर हम तो नहीं लेंगे। तो हम तो वही क्लास वाला बात थी कि ये फेलियर हो कौन ले भाई। तो हमारे जो सीनियर थे खेमराज राणा जी हिमाचल के थे, उसने बोला भाई जो छांटा छांट दी, बोला तुम लोग रह गए, ठीक है तुम लोग हमारे पास आ जाओ भाई। तो मतलब ये नौबत थी कि हमको कोई लेके खुश नहीं था कि बोला नहीं सर हम तो एक बंदा कम से लड़ाई लड़ी, इनको नहीं लेंगे बोले। तो मैं सच ग्राउंड की बात बता रहा हूँ आपको। मगर जब पासा पलटता है ना तो हर आदमी बोलते ना कि जब विजय हासिल होती है ना तो पड़ोसी बोलते नहीं ये तो मैं यार मैं इसको जानता हूँ, भले सड़ा ना जानता हूँ। तो जब वो फायरिंग हुआ और पहला गोला हिट हुआ तो साला कमांडर तक जाके बोलने लगी कि यार कौन है बंदा वो। तो क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान बन जाता है। और फिर तलोलिंग के ऊपर जब हम लोगों ने एक के बढ़ के एक पोस्टें हासिल किया तो हमारे लिए सूबेदार भंवर सिंह साहब वहीं पर शहीद हो गए हमारे। उनको हम बोलते थे साहब राशन मिले ना मिले अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। बोलते यार मुन्नू क्या करोगे अम्युनिशन का। मैंने बोला साहब छोड़ो कुछ भी हो जाएगा। तो जो आप देखते हो ना पार्ले जी का उस टाइम 2 रुपये का पैकेट वही हमारे पास रहते थे। भूखा जंग कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हमको भी जब एक पोस्ट से लड़ाई लड़ते थे या दूसरी पोस्ट करते थे तो उसके बाद डाउन किया जाता था, तब हम लोगों को फ्रेश राशन मिलता था। मगर लड़ाई के अंदर ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, बस एक दूसरे का बड्डी बनाए गए थे और 2-2 आदमी की साथी बनाए गए थे। रात भर हम फायरिंग करते थे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। वहाँ पर कोई बंकर नहीं बने हुए थे। आज जैसे फैसिलिटी ना कोई इतना बुलेट प्रूफ था, जो नॉर्मल ड्रेस थी। आज भी मेरे पास वो कारगिल की ड्रेस रखी हुई जो हमने पैर की युद्ध लड़ा है। कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं। मतलब आज तो बहुत कुछ सुविधा आ गई है, पोस्टें बन चुकी है, बंकर बन चुके हैं। हमको तो ये भी पता नहीं था कि हम पाकिस्तान में आ गए हैं या हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे लिए तो एक पहली जगह थी, बस बढ़ते जाओ ये चलते थे। तो 8 जगह हम लोगों ने गन पोजिशन को चुनी। 8 जगह मतलब ये नहीं कि भाई इस कुर्सी से उस 8वीं में बैठ जाओ, नहीं, सच्चाई बता रहा हूं आपको। कंधों के ऊपर अपनी तोप को उठाना है, फिर अम्युनिशन चढ़ाना, वो भी रात के अंदर, और दिन के अंदर अम्युनिशन तैयार करना है। और बारिश ऊपर से 2 महीने तक जवानों के जूते तक फट चुके थे, लेस फट चुके थे। हम लोग रस्सी बांध करके कैसे लड़ाई लड़ा। सर्वप्रथम हमारे क्या था कि लड़ाई लड़ी जाए, बाकी चीज़ें राशन क्लॉथिंग तो बाद में मिलता रहेगा। हमारे लिए अम्युनिशन उस टाइम जरूरी था। मतलब अंडर 25 ईयर्स फौज थी उस टाइम। सिर्फ दिल में ये था कि साला हमारे
धरती के ऊपर कैसे दुश्मन ने पांव रख दिया। दो दो के बर्थडे बनाए थे, मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हम दोनों को बर्थडे बनाया गया, जिनको फैलियरों को कोई ले नहीं रहा था, तो दोनों इकट्ठे सोते थे, पहले भी इकट्ठे रहे थे और अभी भी लड़ाई के मैदान में भी इकट्ठे थे। तो दोनों बातें करते थे कि नई शताब्दी कौन देखेगा, और कुछ भी हो जाएगा तो एक दूसरे से परिवार के मिल के जाएंगे। क्योंकि हमारे साथी जैसे अभी लाइन में बैठे हुए हैं, इधर फायरिंग आई, सेलिंग देखते हैं, भाई वो 5 नंबर वाला चला गया, क्या करते हैं। एक्चुअली में ऐसे ही सैनिक हमारे गए हुए हैं। अभी 10 आदमी प्लाटून गया है, एक ही आदमी संदेश देता था सर 9 के 9 चले गए हैं। और जब उनके पार्थिव शरीर को ऐसे लेके आते थे, मतलब क्या बताएं हम लोगों को, मतलब ये लगता था कि हमारा नंबर भी आ जाएगा। सिर्फ एक ही था कि चलो यार जब तक है कोई बात नहीं, जब तक सांसें हैं ना तब तक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते हम लोगों को हर रोज लड़ाई लड़ते गए, मास्को घाटी से लेकर के लास्ट में जब हमने फतेह हासिल, क्योंकि लड़ाई तो हर रोज की कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर टाइगर हिल की जब लास्ट लड़ाई रह गई थी तो काफ़ी हमारी कैजुअलिटी हो चुकी थी। और हम लोगों को मन में ये जोश था कि चलो जो भी कैजुअलिटी होगी कोई बात नहीं, मगर हाथी निकल गया है, ये पूंछ पूंछ रह गई, इसको भी फतेह हासिल कर लेंगे। दिन के अंदर ही हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दिया और चलते गए, और नाले बह रहा था, और चढ़ते चढ़ते लगभग 18,000 हाइट के ऊपर हम लोगों ने अपनी तोपों को लगा दिया। आगे झरना बह रहा था, और झरना बहने के बाद में वहाँ पर पापा बैठे इधर, क्यों बैठ रहे इधर, ध्यान है मेरे को, टेंशन मत लो, 5 मिनट और लेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, कहानी सुनानी जरूरी सर, अधूरी सैनिक की कहानी है तो मज़ा नहीं आएगा, फिर पूरी नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद तोहफा दिया, और रात भर हम फायरिंग करते थे, मगर जोश था हमारे अंदर। तो इस बार 12:30 बजे सोचा कि यार फटाफट देख लेते, रात को परेशानी नहीं होगी, कि 1 राउंड गन फायर। तो नीचे से ऑर्डर आ गया, क्या किया जाए। तो सब आदमी ने बोला ठीक है साहब, जैसे बोलो। आप सोचिए कि वहाँ पर इतनी ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत है, हम लोगों ने कैसे एमुनेशन चढ़ाया है, कैसे हम पहुँचे, वो हमारा ही दिल जानता था उस टाइम, और उस टाइम ध्यान भी नहीं आता था। आज लगता है कि यार हम कैसे वो काम किया, इतनी ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर। तो जैसे ही हम लोगों ने 12 के 12 तोपों ने फायर किया, एक राउंड फायर किया था हम लोगों ने, सैकड़ों राउंड हमारे ऊपर आने लग गए। हर बार आते थे, मगर इस बार तो हम फंस चुके थे बिल्कुल एक नाले के अंदर। पीछे जब मुड़ के देख रहे हैं 18,000 की हाइट से हमारी टैटू कंपनी, पतीले पुतले ऐसे हवा में उड़ रहे, राशन रोशन बिल्कुल, और त्राइम हो गई। मैसेज पे मैसेज आ रहे, जिसको जहाँ दिल करता छुप जाओ। अभी कहाँ छुपे, सब आदमी भगदड़ मच गई। मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हम हर बार ऐसे करते थे, वो मस्ती लगा लो, कुछ भी लगा लो। मैंने बोला चलें, बोला नहीं जाएंगे, दोनों बैठे हुए हैं। तो अभी तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, उस टाइम तो फटाफट बात हो रही थी ना, जैसे सर के साथ बैठे बैठे। तो मैंने बोला दोनों आदमी करेंगे क्या, बोला लड़ेंगे, जैसे साहब बैठे हुए। मैंने बोला जिनको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है वो चले गए, हम दोनों आदमी क्यों मरना है। मतलब जो उस टाइम की वर्डिंग जो यही सच्चाई थी। तो उसने बोला अगर आपको डर लग रहा था आप जाइए। तो मैं चुपचाप बैठ गया। मैंने बोला दोनों की दोस्ती है, मरेंगे जिएंगे साथ में, और दोनों ने वादा किया, और मैं भी चुपचाप बैठ गया। सीनियर वो थे मेरे से, दोनों लाश नायक थे। चंद सेकंड बाद उसने बोला चलो चलते हैं। इतना मौका था, और हमारी AK-47 हमारी तोप पर रखी थी। बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ। वो मेरे को बोल सकता था, जूनियर मैं था, लेकिन वो बोला मैं लेके आता हूँ। बीच में हमारे बम गिरे थे, मैं इधर भागा और वो उधर भागा, और हमने भी वहीं पर मुंडी डाल दिया जहाँ हमारे धर्मगुरु पंडित कुमोती सिंह साहब बैठे थे। और वो बोलते माता रानी का नाम लोगो भाई, जय श्री राम करो। मैंने बोला गुरुजी जो होना तो होना, देखी जाएगी। 10 मिनट बाद फायरिंग फूरिंग बंद हुआ। अब मानोगे नहीं, 18,000 की हाइट है, ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत है। 90 आदमी एक छोटे से गड्ढे के अंदर थे हम लोग। जब हम बाहर निकले, आज भी अचंभित है कि किसी का ना दम घुटने से मृत्यु हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 90 के 90 आदमी छोटे से गड्ढे के अंदर कैसे आए। तो जब निकले, और निकलने के बाद में हमने देखा यार क्या हो सकता है। तो हर बार की तरह बोले दूसरा कहाँ है, माँ सर वो उधर चला गया। बोले चलो तुम्हारे को बताते हैं। और फिर नीचे से मैसेज आ भी क्या जान माल का नुकसान हुआ। हर बार आता था, पापा बैटरी उधर चल दी, क्यों भी बैटरी इधर। तो हम चल रहे थे धीरे धीरे, तो हमारे सामने खेमराज राणा सर चल रहे थे। मांस का टुकड़ा ऐसे छोटा मिला, तो हमने बोला सर ये क्या, सीनियर वो थे। उसने बोला यार इतने पक्षी कोई आ गया होगा। थोड़ा आगे चले, एक मांस का टुकड़ा और मिला। तो हमने फिर पूछा सर ये, बोला यार कोई गीद वगैरह आ गया होगा, इतने पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं। मगर जैसे आगे बड़े राणा सर, उसने बोला मुकेश, मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ चुकी थी, ब्लड चल रहा है, धड़कन चल रही है, नबज चल रही है, मगर गर्दन नहीं थी। और ये देख करके सब आदमी, 3 आदमी आगे थे मेरे से, 2 हक्का बक्का हो गए। और जो नॉर्मल मैंने जैकेट पहनी हुई थी, वो जैकेट अपने दोस्त को लगाया, और इन्हीं हाथों में उन्होंने तड़प तड़प के आखिरी सांस लिया था। उस टाइम मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई से बढ़कर के दोस्त था मेरे लिए। मतलब आज जो हम लोग यहाँ पर मुस्कुराते हैं, उसके पीछे का दुख भी बहुत है हमारे अंदर। ऐसा नहीं कि आज हम लोग हर रोज रिबन काट जाते हैं। आज भी अगले महीने हमारा 26 साल हो जाएंगे, हर आदमी जश्न मनाता है। किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं हम लोग,
जिसके घर का चिराग चला गया उससे तो कभी पूछो ना आप कि कितना पीड़ा दिया है हम लोगों ने। हौसला एक अलग बात होती है, मगर कभी सोचिए आज भी यहाँ पर जितने ही बैठे हैं, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, 2 जनरल का नाम बता दो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। एक आदमी हाथ खड़ा करो कि हाँ 2 जनरल का नाम याद हो किसी को, और आज बाकियों से पूछ लो नेता अभिनेता कौन है, 2 मिनट में बता देंगे बंदे, बच्चों तक के बता देंगे उनके। ये बड़ी पीड़ा होती है कि राष्ट्र में हो क्या रहा है। क्यों नहीं हम सैनिकों के नाम याद रहते हम लोग, क्योंकि ना तो न्यूज़ वाले दिखाते जैसे सर ने बोला, और ना कोई दिखाते, भूल जाए गुमनाम की जिंदगी है। गोली खाने के लिए शाबाशी करो, टुकड़े कर दो चाइना के पाकिस्तान के, और जब रिबन काटने की बारी आए तो भाई मड़ाई हम लोग खाने आ जाते। क्यों भाई, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मतलब बहुत पीड़ा होती है, और अभी भी हम नहीं बोलेंगे तो कब नहीं बोलेंगे, ये बताइए मेरे को, कब बोलेंगे? मतलब तो मुझे वादे के अनुसार सीओ साहब को बताया गया कि सर दोनों ने वादा किया था और इसको जाने दिया जाए, मगर सीओ साहब ने बोला बेटा नहीं जा सकते हो, क्योंकि एक तोप से चला गया, एक तोप डैमेज होगी, दूसरा तुम चले जाओगे, 2-2 तोप को डैमेज दिखाते कि लास्ट लड़ाई चल रही है आखिर। मगर वादे अलग है, तो सीओ साहब ने फिर रिक्वेस्ट किया कि नहीं बाद में जाना, मगर मेरे को बोले कि ठीक है आप इनके पार्थिव शरीर को लेकर के गुमरी मतियान के अंदर वहाँ तक जा सकते हो। तो 4:30 बजे मैं अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला था, और रात को 2:30 बजे गुमरी मतियान में पहुंचा। वहाँ पर बाकियों की भी जो डेड बॉडी आती थी, पार्थिव शरीर आते थे, वहाँ अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को रखा, जो निशान हमने चेक करने होते हैं निशान चेक किए, अंतिम प्रणाम किया, अगरबत्ती लगाई और कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। और अगले दिन सवेरे 8:30 बजे टाइगर हिल के ऊपर आए। पूरी रेजिमेंट के अंदर सन्नाटा था, क्योंकि लास्ट टाइम इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी थी कि युद्ध जीतने वाले थे, ये जाते जाते हुए तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मगर फिर भी हमारे अंदर जोश था। उस दिन हम लोगों ने युद्ध नहीं किया, उस दिन तैयारी किया, और अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट देकर के टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया हम लोगों ने। इस लड़ाई के अंदर हम लोगों को 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, 10,000 गोले फायर किए हम लोगों ने। कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला मेरी रेजिमेंट का, आज इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल लिखा हुआ है। बहुत प्राउड होता है इस चीज़ के लिए, आप लोगों को भी प्राउड होता है हमारी सेना क्या कर दी है। मगर उस प्राउड के पीछे का दुख कौन जानता है? जो 500 कुछ सैनिक हमारे चले गए थे, उनकी पीड़ा भी आप समझिए। मतलब आज भी गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं, किसी को नाम भी याद नहीं कि कौन थे कारगिल के अंदर। इसलिए मैं युवाओं को यही बोलता हूं कि आज हमारी भी कहानी आप नहीं सुनोगे तो आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि कभी कारगिल युद्ध हुआ था क्या। आने वाली पीढ़ी को कैसे याद करोगे आप जब तक उसने बताएगा। आज हमारी एक ब्रेन वॉश होती जा रही है। तो मैं आपको यही बोलता हूं कि जितना हो सकता है इस राष्ट्र के लिए आगे बढ़े और इस राष्ट्र के लिए काम करें। और 2 लाइनें बोल करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। रुक जाना शराब बस। मंजिलें लाख कठिन आए, ये मेरे लिए और आप सबके लिए हैं। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग, चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि रास्ते में ही बिखर जाऊंगा। और दर बदर होने से पहले कभी सोचा ही नहीं था, और दर बदर होने से पहले कभी सोचा ही न था, अगर मुझे रास ना आया तो मैं किधर जाऊंगा। याद रखे मुझे ये दुनिया, याद रखे मुझे ये दुनिया, तेरी तस्वीर के साथ रंग ऐसे तस्वीर में भर जाऊंगा। लाख रोके अंधेरा, लाख रोके अंधेरा यह मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी मैं उधर जाऊंगा। रास ना आई मुझे ये दुनिया साथियों, मैंने सोचा था कि हर दिल में प्रेम भर जाऊंगा, हर दिल में प्रेम भर जाऊंगा। तो मैं पुनः पूरे भोपाल वासियों को और आप सभी को, जितने भी दर्शक हैं, सभी को हार्दिक गहराई से अभिनंदन करता हूँ। पूरे शौर्य नमन की गाथा को नमन करता हूँ। और हमारे बेटे अभिषेक गौतम जी, उसका भी धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि ये भी चलता फिरता एक शहीद स्मारक है और हमेशा युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है। और ऐसे ही आप कार्यक्रम करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को अगर इस राष्ट्र को बचाना है तो सेना का सम्मान जरूर करिए। मतलब मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूं गाने के माध्यम से। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब भी सुनोगे किस्से मेरे, जय हिंद जय भारत गुनगुनाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत,
जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 इनकलाब। जय जवान, जय हिंद, जय भारत।